नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण। आज हम पढ़ेंगे विशेष पुस्तकालय के बारे में। विशेष पुस्तकालय क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं, क्या क्या सेवाएं देते हैं, आज हम इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विशेष पुस्तकालय की ज़रूरत जो पड़ी वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इसके पहले तो सिर्फ शिक्षा संबंधित कार्य होते थे, लेकिन इसके बाद में हमें वैज्ञानिक और तकनीकी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ी। अब हम अगर देखते हैं कि केजी बेकवेल, ये एक पुस्तक वैज्ञानिक है। मैं इनके सबके नाम इसलिए बताता हूँ और इनकी सारी डेफिनेशन इसलिए बताता हूँ ताकि आप कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में भी अगर दे देते हैं, जैसे बड़ी पीसीएस वगैरह एग्ज़ाम में, कि केजी बेकवेल के अनुसार मतलब क्या डेफिनेशन होगी, तो आप उसको याद कर सकें इस हिसाब से। तो केजी बेकवेल ने कहा कि पुस्तकालय सेवा ऐसी पुस्तकालय सेवा जो किसी एक विशेष मतलब समूह को सेवा प्रदान करते हैं, वो विशेष पुस्तकालय होगा। अब ये तुलनात्मक रूप से छोटे होते हैं, मतलब जो हम पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय और बाकी दूसरे जो सार्वजनिक पुस्तकालय हम देखते हैं, ये उनसे छोटे होते हैं। और ये देश मतलब ये इनकी जो आवश्यकता है, पुस्तकालय की जो आवश्यकता है वो किनको होती है, तो वो ऐसे देशों को होती है जो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक एवं इन चीज़ों में जो डेवलपिंग कंट्री है, उन देशों में इस पुस्तकालय की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिसर्च और टेक्नोलॉजी का यूज़ वहीं पे होता है। तो एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो शैक्षणिक और सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं वहाँ पे है ना पुस्तकें ज़्यादा दी जाती है, लेकिन जो विशेष पुस्तकालय होते हैं यहाँ पे सूचनाएं ज़्यादा दी जाती है। तो ये एक मुख्य फ़र्क होता है इनका। इसके अलावा इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो इसमें एक डेफिनेशन और आती है डीबी अर्नाल्ड के अनुसार। तो ये ऐसे पुस्तकालय होते हैं जो एक ही प्रकार के उद्देश्य के लिए स्थापित करे जाते हैं और इनका एक ही यूज़ होता है, एक ही मतलब सब्जेक्ट के ऊपर होते हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग, तो वो सिर्फ इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही होगा। अब आप इसको और क्लासिफाइड करेंगे तो जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो वो सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड वहाँ पे ग्रंथ और सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। तो सबसे पहला जो विशेष पुस्तकालय था वो यूएसए में खोला था 1909 में। इसको देख लेना, ये एक अच्छा एमसीक्यू बनेगा। और उसके बाद में जो पुस्तकालय कर्मी जो होते हैं, जो मतलब विशेष पुस्तकालयों में काम करते हैं, तो वो जो जितने भी पुस्तकालय कर्मी होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं कि ओ भैया और रामू काका और जो भी ईटीसी, लेकिन इसमें है ना जितने भी पुस्तकालय कर्मी काम करते हैं वो या तो ट्रांसलेटर होते हैं या कैटलॉगर होते हैं या पेटेंट रिसर्चर होते हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखना, उनको इन नामों से संबोधित किया जाता है। इसके बारे बाद में देखते दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। इसमें बहुत से न्यूज़ आउटलेट्स के पीडीएफ के साथ साथ आपको वीडियो की नोटिफिकेशन और कुछ 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 दिनों में ही आपको इससे नेट से रिलेटेड आपको एमसीक्यू यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे। तो अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ये मेरा ईमेल एड्रेस, अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस पर मेल कर सकते हैं। एक मिनट दोस्तों, आज ये खूब परेशान कर रहा है। चलो, हो गया सही। तो जो भारत में विशेष पुस्तकालयों का विकास कैसे हुआ, तो भारत में सबसे पहला जो विशेष पुस्तकालय था वो 1764 में स्थापित किया गया था। ये रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ पे पत्रिकाएं छपती थी, तो पहले उसका शोध होता था। तो इनकी जो पहली पत्रिका आई थी वो 1802 में आई थी, ये चीज़ याद रखना। और टिग्नोमेट्री सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे सिर्फ जितनी भी टिग्नोमेट्री से रिलेटेड भारत की जितनी भी ज्यामिति
संगठन है या ज्यामितीय संरचना है उससे रिलेटेड ग्रंथ मिलते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये कोलकाता में है शायद। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे जीव जंतु और जितने भी जीव पाए जाते हैं उनके रिसर्च से संबंधित ग्रंथ यहाँ पे पाए जाते हैं। ये 1851 में स्थापित हुआ था। और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये कोलकाता में है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंडिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय भी वहीं पे है कोलकाता में। तो इसको आप देख लेना, ये 1890 में स्थापित हुआ था। तो ये जो हैं ये विशेष पुस्तकालयों के प्रकार हैं, तो इन पे आप थोड़ा ध्यान दे लेना। हम जब इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उस सेकंड पार्ट में कि ये पुस्तकालय कैसे एक सूचना तंत्र की तरह कार्य करता है, कैसे कौन कौन से संगठन इसमें होते हैं जो इसको सूचना तंत्र की तरह कार्य करने में सहायक होते हैं। और उसी के साथ में हम इनकी भी डिटेल देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय और ये राष्ट्रीय विषय परक कार्यपरक पुस्तकालय ये क्या होते हैं, इसके जो प्रकार हैं हम उनको डिस्क्राइब करेंगे। तो दोस्तों आप इसका पार्ट 2 भी ज़रूर देखना। इसके बाद में अगर हम इसके उद्देश्य देखते हैं तो इसका उद्देश्य है सूचना सेवा। जो भी शोध करते हैं उनको सूचनाएं देना और सूचनाओं के साथ में उनको पूरी तरह से मतलब ऑथेंटिक सूचना देना, जो नई है वो भी प्रोवाइड करवाना। हमारे नहीं, कहीं विदेश में है तो वहाँ से प्रोवाइड करवाना, ऐसा इसका उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ में इसे स्थापित किया जाता है। अब इसमें तथ्यों सहित पाठक के समय की बचत, मतलब अगर पाठक किसी विशेष प्रकार की पुस्तक की डिमांड करता है या पुस्तक चाह रहा है तो उसको तुरंत उपलब्ध कराई जाए, जितनी जल्दी हो सके उतनी तरह। और पुस्तक भी बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो कहाँ से आई है कैसे आई है इसका कुछ पता ही नहीं है ऐसा। संतुलित संग्रह का मतलब ये है कि हम वहाँ पे ऐसे संग्रह अधिकतर ऐसा होता है जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। जैसे कि अन्य पुस्तकालयों में बहुत सारी किताबें होती है जो भिन्न भिन्न विषय की होती है, लेकिन जो पुस्तकालय होते हैं विशेष पुस्तकालय, इनके अंदर एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स होती है। और पाठकों का मार्गदर्शन भी करते हैं साथ में कि जैसे आपको किस सब्जेक्ट से, जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप वो शोध वगैरह कर रहे हैं तो उसमें ये बता देते हैं। अधिकतर वहाँ के जो भी कर्मी रहते हैं वो खुद इतने रिसर्च और एक्सपीरियंस वाले होते हैं कि वो आपको बता देते हैं कि आपको कौन सा शोध पत्र और कौन सी रिपोर्टें, जो भी रिपोर्ट्स वगैरह ये सब पढ़ना चाहिए। क्योंकि जो भी आम पुस्तकालय होते हैं वहाँ पे मैक्सिमम किताबें होती है, लेकिन यहाँ पे पेटेंट, रिपोर्ट्स और जो भी इंडेक्सेस वगैरह जो भी चीज़ें होती है वो सब यहाँ पे उपलब्ध होता है। इसके बाद में नवीन साहित्य सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन। तो इसमें क्या वैल्यूएशन की जाती है कि जैसे कि अगर आपने कोई सी उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई सी बुक लिखी है तो वो बुक कितनी ऑथेंटिक है। आप ऐसा तो नहीं कि किसी का चोरी का मटेरियल उसमें यूज़ कर रहे हैं, या आपने कुछ उसमें रिसर्च करा और उसमें कुछ तो भी मतलब इधर उधर का कुछ तो भी जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है ही नहीं, वो बुक आप लिख के दे रहे हैं वहाँ पे, तो उसका यहाँ पे मूल्यांकन भी किया जाता है। और फिर उसी के आधार पर जो भी पुस्तकों की जो सूचना होती है, जो भी इनकी सूची होती है, वो यहाँ पे तैयार की जाती है। ग्रंथों का प्रस्तुतिकरण। अब ग्रंथों का प्रस्तुतिकरण मतलब टोटल मिला के बुक्स प्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहले बुक का क्लासिफिकेशन करना होता है। क्लासिफिकेशन करने के लिए जो मोस्टली यहाँ पे डेसिमल और जो भी क्लासिफिकेशन की मेथड है, एक डेसिमल मेथड है और एक कोलन क्लासिफिकेशन है, तो इन चीज़ों का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। वैसे रंगनाथन जी मानते थे कि इस तरह के पुस्तकालयों में कोलन क्लासिफिकेशन की जो मेथड है वह सबसे ज़्यादा सही और उपयुक्त होती है, जिसके कारण ग्रंथ को अच्छे से प्रेजेंट हम कर सकते हैं और आसानी से ढूंढ सकते हैं। फिर इसमें बहुत सारे जैसे पॉक्सी
इंडेक्सेस वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों को हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी बस एक जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि प्रेजेंटेशन किस तरह से दिया जाता है बुक्स का। अब अध्ययन सामग्री की पुनः प्राप्ति। अध्ययन सामग्री, जो बहुत सारी अध्ययन सामग्री रहती है, अब वो जब ज़्यादा अध्ययन सामग्री हो जाती है तो उनको क्या बड़े बड़े संदूकों में रख दिया जाता है। जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो उनको पुनः प्राप्ति कर ली जाती है। लेकिन ये संदूकों का जो लॉकर रूम रहता है ये भी कहीं और रहता है। तो यह काम भी पुस्तकालय का होता है कि उनको संरक्षित करना, उन संदूकों में अच्छे से रखना। ऐसा नहीं कि उसमें दीमक या फफूंद लग जाए, इसलिए उनकी पूरी सुरक्षा करना इसी का काम होता है। छाया प्रति एवं सारांश, तो जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि पाठक अगर कोई सा बुक ले जाता है, वैसे तो यहाँ से ले जाने नहीं देते हैं, वहीं पे शोध के लिए उपलब्ध होती, लेकिन फिर भी किसी कारणवश या किसी मतलब मुख्य उद्देश्य के लिए ले जाना पड़ा अगर किताब को, तो उसकी छाया प्रति उपलब्ध होती है, वो दे देते हैं। और जो बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं उनका सारांश भी यहाँ पे किया जाता है। इसी उद्देश्य के साथ में इस पुस्तकालय को स्थापित किया जाता है। अब छाया प्रति में ये सुविधा होती है ना कि एक या दो छाया प्रति होती है, तो एक वहाँ पे मूल प्रति वहाँ पे उपलब्ध होती है और छाया प्रति पाठक अपने साथ में आसानी से ले जा सकता है। प्रलेखन का कार्य, प्रलेखन मतलब डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन कैसा है कि बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे कि अन्य पुस्तकालय हैं तो उनकी ग्रंथ सूची, उनका पुस्तकों का रिकॉर्ड और अपनी पुस्तकों का रिकॉर्ड, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रलेखन में आते हैं। अब इसकी विशिष्ट सेवाएं, तो विशिष्ट सेवाएं होती है पुस्तकों का आदान प्रदान। पुस्तकों का आदान प्रदान में क्या है कि जो बाकी की लाइब्रेरी से, जो पूरे देश की बाकी की लाइब्रेरी से, उनमें पुस्तक है या नहीं है, या वहाँ से मंगवाना है या हमारे यहाँ से वहाँ पे भेजना है, तो ये सारा काम ये पुस्तकालय करते हैं। लेकिन सब्जेक्ट से रिलेटेड ही पुस्तकालयों में इनका आदान प्रदान होता है। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकों का आदान प्रदान। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकों का आदान प्रदान में अक्सर ये देखा जाता है कि जो पुस्तकें हमारे यहाँ नहीं है, या जो टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ नहीं है, या जिस टॉपिक पे बुक हमारे यहाँ नहीं है, वो पुस्तक हम बाहर से मंगवाते हैं, अन्य दूसरे देशों से, और शोधकर्ता को ये उपलब्ध करवाई जाती हैं। इसके बाद में आवधिक प्रकाशनों का संचरण। आवधिक प्रकाशन मतलब रूटीन प्रकाशन, रूटीन पब्लिकेशन। रूटीन पब्लिकेशन वो चीज़ होती है कि जब हम कोई सी भी, जैसे कि हमने कोई सी एक बुक पढ़ी, अब उस बुक का नया एडिशन आने वाला है, तो वो पुस्तकालय हमको सबसे पहले नया एडिशन भी उपलब्ध करवा देगा। अगर हम वहाँ पे नहीं होते तो हमें फ़ोन करके उसकी जानकारी दे दी जाएगी कि इसका नया एडिशन आया है। और ज़्यादा, और जैसे कोई पत्रिका वगैरह है, पत्रिका मतलब मैगज़ीन वगैरह, अगर कोई सी चीज़ है तो ये आसानी से आपके घर तक उसको पहुंचवा भी देते हैं। फिर इसके बाद में आता है पत्र एवं फ़ोन द्वारा। अगर आपको कोई सी चीज़ नहीं आती है तो आप यहाँ पे लेटर लिखेंगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अगर आप फ़ोन करके भी उसका कोई सा क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका भी आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। संदर्भ सेवा मतलब सोर्स, चीज़ों की सत्यता देखी जाती है कि यहाँ पे जो भी चीज़ है वो सत्यता हो, तथ्यपरक हो, और जो मतलब पूरी तरह से विश्वसनीय हो, वो चीज़ें यहाँ पे यूज़ की जाती है कि यहाँ से ये बुक है तो इस बुक का सोर्स क्या है, कहाँ से आई इसकी जानकारी, इसको किसने लिखा है, ये कितनी सत्य है, इसको कहाँ कहाँ पे प्रोवाइड करवाना है, इसको कहाँ पे ले जाना है, किसको देना है, सारी चीज़ें संदर्भ सेवा के अंतर्गत आती है। सामाजिक जागरूकता सेवा। सामाजिक जागरूकता सेवा में जो भी आप शोध कर रहे हो उससे रिलेटेड जितनी भी बुक है जो समाज के लिए सहर्षी उपलब्ध हो जाए आसानी से, ऐसी सेवाएं इसके अंदर सम्मिलित होती है। इसके बाद में अगर हम देखें तो इसमें प्रलेखन केंद्र संबंधित कार्य मतलब डॉक्यूमेंटेशन, जो इसके अधीनस्थ बहुत सारे जितने भी पुस्तकालय होते हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन के, और उसके बाद में उनकी जो ग्रंथ सूची रहती है उनका निर्माण के बाद में जो सी किताबें भेज दी उसका सिस्टम, कौन सी किताबें हमने मंगवाई उसका सिस्टम, कौन सी किताब कौन ले गया, कौन सा पाठक ले गया वो सिस्टम, वो सारा इन चीज़ों के अंतर्गत आता है।
इसके बाद में अगर हम देखें तो जो मूल सदस्य हैं, जो वहाँ पे कार्य करते हैं और जो मूल संस्था है, उनके विकास का काम भी यही पुस्तकालय देखता है। अब इसमें होते हैं प्रलेखन सेवाएं। अब प्रलेखन सेवा को शॉर्ट में ये बोलते हैं, देखते हैं। जे सेरा के अनुसार समय सूचना को अधिकतम, जो भी हमारी सूचना रहती है उसको अधिकतम सुलभता से और उपयोगिता से जल्दी लोगों को उपलब्ध कराने के लिए जो भी हम उसका प्रस्तुतिकरण, मतलब जो भी हम उसका प्रेजेंटेशन देते हैं वो तकनीकी के माध्यम से, जैसे कि हमारे पास में पेटेंट हुए तो उनकी सारी जानकारी और उनकी पूरी रिपोर्ट हम माइक्रोचिप वगैरह में भी दे सकते हैं और हम उसको डिजिटली भी दे सकते हैं। तो ये सारे काम प्रलेखन के अंतर्गत आते हैं। प्रलेखन के दो काम होते हैं, एक तो प्रलेखन कार्य और प्रलेखन सेवा। तो प्रलेखन कार्य वही कि जितने भी ग्रंथ सूची हैं, बुक्स हैं, इनके सारे रिकॉर्ड्स वगैरह जो भी कुछ होते हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन के जितने भी कार्य होते हैं वो प्रलेखन कार्य। और प्रलेखन सेवा का मतलब ये होता है कि हम जिस इंस्टीट्यूशन में बैठे हैं, मतलब जिस विशेष पुस्तकालय में बैठे हैं, तो वहाँ पे भी ये सेवा देना पड़ेगी। जैसे कि कोई बंदा जाता है वहाँ पे, तो वहाँ उसको बताना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड इतनी बुक्स है, इतने टॉपिक्स पे है और ये राइटर्स की बुक यहाँ पे मिल सकती है आपको आसानी से। तो ये होती है प्रलेखन सेवा और उसको डॉक्यूमेंटेशन होता है पूरी तरह से। अगर कोई आप पब्लिश करवाते हो तो उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है, कॉपीराइट एक्ट वगैरह सभी चीज़ें यहाँ पे लागू होती है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। अब इसका जल्द ही हम अगला पार्ट देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। ऐसे ही हम धीरे धीरे चलते चलेंगे और हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और डिटेल सिलेबस को देखकर ये ना सोचें कि ये नेट में काम नहीं आएगा, क्योंकि बड़ी चीज़ों से ही छोटे छोटे एमसीक्यू बनाए जाते हैं और यही चीज़ें वहाँ पे पूछी जाती है। इसलिए एक बार आप डिटेल्ड में इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद में हमारी एमसीक्यू कवर होंगे, तो हम जब एमसीक्यू सीरीज़ चलाएंगे तो उसमें ये आपको बहुत ही फ़ायदा देगा।